मिनरल न्यूट्रिशन कि मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन आप लोगों ने जिस तरह पढ़ा कि वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, रूट के द्वारा वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, उसी तरह मिनरल भी कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये बात हम लोगों को आज देखनी है कि मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या है। तो इस मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग तीन बात जानेंगे। पहला बात होगा कि मिनरल्स वे कौन कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट्स के लिए आवश्यक हैं और कितना अमाउंट में आवश्यक है। उसी तरह दूसरी बात यह होगा कि ये मिनरल की डिफिशियंसी पौधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। और तीसरी बात होगी कि कैसे मिनरल प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्या माध्यम है, क्या मैकेनिज्म है। और चौथी बात होगी कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है नाइट्रोजन। तो पौधों में नाइट्रोजन का क्या रोल है और किस प्रकार पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। हम लोगों का आज का यही ऑब्जेक्टिव है। आइए वन बाय वन हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहली बात क्या है मिनरल न्यूट्रिशन में, ये देखें आप लोग, कि the basic need of all living organisms are essentially same. The required macromolecules such as carbohydrate, protein, fat, water and mineral for their growth and development. कहता है कि पौधों को क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्यों चाहिए, क्योंकि पौधों को ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है। पौधा कोई भी जब सीड से पौधा पैदा होता है तो उसे पेड़ बनना है, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट आवश्यक है। और इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड बनाने के लिए पौधों को क्या चाहिए, वो वाटर और मिनरल। तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग देखेंगे, ये देखिए। दिस चैप्टर फोकस मेनली on inorganic plant nutrients, where you will study method to identify essential element to the growth and development for the plants and criteria for the establishing the essentiality. और तीसरी बात है रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, मेजर डिफिशियंसी सिम्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन, कि कैसे मिनरल एब्जॉर्ब होगा, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन है, एसेंशियल एलिमेंट की रोल क्या है, कैसे आप जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, एसेंशियलिटी कैसे जानेंगे आप। ये सारी बात पढ़ना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां ये जाननी है कि जूलियस वॉन सैक, साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वॉन सैक, demonstrate for first time the plant could grow to maturity to define nutrient solution complete absence of soil. जूलियस वॉन सैक ने सबसे पहले यह बात 1860 में बताया कि सॉइल के अनुपस्थिति में भी हम पौधे को ग्रो करा सकते हैं, पौधे को मैच्योर बना सकते हैं। लेकिन क्या चाहिए, मिनरल सॉल्यूशन चाहिए। और यह जो प्रयोग था उनका, यह जो डिमोन्स्ट्रेशन था, यह बात साबित किया कि पौधे को ग्रो करने के लिए सॉइल नहीं बल्कि सॉइल में अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो। और उन्होंने जो ये टेक्निक
न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देके प्लांट को ग्रो करने के लिए जो टेक्निक बनाया या टेक्निक दिया, उसे आप लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स, यानी सॉइल लेस कल्चर, के बिना मिट्टी की भी खेती। तो यह हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स के कंसेप्ट आने से मिनरल की एसेंशियलिटी पौधों के लिए साबित हो गई। अब आप पूछेंगे कि सर हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यहाँ ये आप एक फिगर देख रहे हैं, तो ये विधि है हाइड्रोपोनिक्स का। देखिए, बिना सॉइल के पौधों की खेती की जा रही है। इसमें ये क्या है? एयर पंप है, ये लगा हुआ है एयर पंप। और ये क्या है? वाटर पंप है। तो वाटर पंप इस टैंक से क्या कर रहा है? वाटर को सप्लाई दे रहा है। वाटर ये ऊपर की ओर जा रहा है, और देखिए जेट से गिर रहा है, और पौधे को वाटर मिल रहा है। और वाटर के साथ क्या है? बगल से एयर पंप दिया हुआ है, तो एयर भी मिल रहा है, और ये वाटर में न्यूट्रिएंट ऐड कर दिया जाता है। जब पौधे न्यूट्रिएंट जितना लेना है वो ले लेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट वाटर के साथ फिर कहाँ चला आया? पॉट में। इस प्रकार इसमें न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का खर्च भी कम होगा, और सॉइल लेस कल्चर हुआ, बिना सॉइल की खेती हुई। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट आर ग्रोन इन ए tube or through placed on a slight incline. A pump circulates the nutrient solution from reservoir to the elevated end of the tube. तो ये रिजर्वायर हुआ, इस रिजर्वायर से एलिवेटेड ट्यूब या पॉट तक पहुंच रहा है। सॉल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न टू द रिजर्वायर due to gravity. Inset showing a plant whose root are continuously bathed in the nutrient solution. समझ रहे हैं आप लोग? The arrow indicate the direction of flow. आप देख लिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे है, यहां से ऐसे जा रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है आप लोगों ने समझा, लेकिन यहाँ हाइड्रोपोनिक्स आपको हमें नहीं बताना था, हमें बताना था जूलियन मॉनसेक के हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के आधार पर डेमोस्ट्रेट हुआ कि मिनरल्स का रोल प्लांट्स के लाइफ में है। Since then, a number of improved methods have been employed to try to determine the mineral nutrients essential for plants. The essence of this method involves the culture of plant is soil-free, defined mineral solution. ये सारांश ये है कि बिना मिट्टी का खेती करना। अगर वाटर में किया जाए तो क्या नाम हो गया? हाइड्रोपोनिक्स। आज की जो नई टेक्निक आई है उसमें वाटर भी हम नहीं यूज करते हैं, एयर में ही कर लेते हैं, चेम्बर में, ग्लास के चेम्बर में, उसको हम लोग कहते हैं एयरोपोनिक्स। एयर में ही न्यूट्रिएंट लोड कर देते हैं। आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट in which the root of the plant were immersed in nutrient solution and wherein element was added, removed or given the variety concentration, the mineral solution suitable for the plant growth was obtained. तो अब आज लेबोरेटरी में हमको पौधा अगर पैदा करना है तो सॉइल की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? सॉइललेस कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, उसके लिए रेडीमेड बाजार में सॉल्यूशन मिलता है, मिनरल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल है नॉक्स सॉल्यूशन, हॉगलैंड सॉल्यूशन। इन वैज्ञानिकों ने मिनरल सॉल्यूशन बनाया जिसमें किस मिनरल्स की पौधे के लिए कितना कंसंट्रेशन की आवश्यकता है उतना ऐड किया। ये ऊपर की जितनी भी मेथड आप लोगों ने जाना, उस मेथड के द्वारा क्या क्लियर हुआ कि बाय दिस मेथड essential element where indicate their deficiency symptom discovered.
अगर आप जान गए कि एसेंशियल एलिमेंट की कितनी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, तो जिस एलिमेंट की कमी होगी तो पौधा उसकी डिफिशियंसी शो करेगा और वो भी जाना जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड ए टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सच एज टोमेटो, seedless cucumber, lettuce. It must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to the obtain the optimum growth. तो आप ये भी जान गए कि आज के डेट में कमर्शियल प्रोडक्शन में, वेजिटेबल के कमर्शियल प्रोडक्शन में इनका काफी योगदान है। अब ये देखिए ऑपरेटस बना हुआ है, फ्रिज के तरह ऑपरेटस है, ये वाटर चेम्बर है, इसका रिजर्वॉयर है और ये ट्यूब से सब कनेक्टेड है, यहाँ ट्यूब ये लगे हुए हैं और देखिए यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग है और साथ में ये सारे पौधे जो है सो ग्रो कर रहे हैं। तो आजकल बड़े बड़े कंट्री में, एडवांस कंट्री में लोग हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा ये ऑपरेटर्स बने हुए हैं और इससे ये लोग पौधे बड़े बड़े फैक्ट मतलब कि फार्म हाउस में भी ये काम होते हैं। तो देखिए ये फार्म हाउस का सेक्शन है, पाइप लगा हुआ है और पाइप से ये चेम्बर प्लेट बना हुआ है, इस प्लेट के अंदर यहाँ प्लांट लगाएंगे, इसके अंदर प्लांट लगेगा और कई सारी रो में। तो अब शायद अब मैं समझता हूं कि आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स समझा होगा, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स का खास उपयोग प्लांट वैज्ञानिकों के सामने ये आया कि कौन सी मिनरल की एसेंशियलिटी है। अब आइए कि कैसे आप जानेंगे एसेंशियल एलिमेंट कौन है। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। तो पहली क्राइटेरिया है एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। पहली क्राइटेरिया है द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी वह एलिमेंट जिसके अभाव में पौधा अपना लाइफ साइकिल नहीं पूरा कर सके, उसे हम लोग एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। ये इसकी पहली एसेंशियल होने की पहली क्राइटेरिया। दूसरी क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। मतलब कि उस एलिमेंट की क्षतिपूर्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई एलिमेंट नहीं। डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की डिफिशियंसी से पौधे में जो क्षति होगी उसे कोई दूसरा नहीं पूरा कर सकता। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि एलिमेंट मस्ट बी कोऑपरेट टू प्लांट फॉर द कंप्लीशन देयर लाइफ साइकिल, और दूसरा हो गया कि देयर डिफिशियंसी नॉट कंपनसेट बाय एनी अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। दो बातें हो गई। तीसरा है द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। कि उस एलिमेंट का रोल प्लांट मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह आप लोगों ने समझा कि एसेंशियल एलिमेंट कौन होंगे। एलिमेंट तो बहुत है, आपके पास 102 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, तो सारे तो प्लांट्स के लिए आवश्यक नहीं है। तो एसेंशियल वो हैं जिनकी कम से कम 3 क्राइटेरिया हो। पहला ये हो कि वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में भाग ले। दूसरा ये है कि उसकी क्षतिपूर्ति कोई दूसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का नहीं करे। और तीसरा बात यह है कि वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट भाग ले। Based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for plant growth and metabolism. These elements are called essential elements and further classified into 2 categories: micronutrient and macronutrient. Macronutrient excess than 10 mole per kg in tissue concentration of 0.1 to 10 mg per gram of dry weight. तो कौन कौन है एसेंशियल? माइक्रो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये सारे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिनकी आवश्यकता पौधे को ज्यादा है। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट लेस देन 10 मोल पर केजी।
टिश्यू कंसंट्रेशन और लेस देन 0.1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट। ये कौन है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल। ये टोटल मिला के कितने दोनों होंगे? 17 होंगे। इसके अलावा कुछ एलिमेंट हैं जिन्हें हम एसेंशियल नहीं बेनिफिशियल कहते हैं, उनको हम क्या लिखा है? अनक्लासिफाइड मिनरल रिक्वायर फॉर सम प्लांट टू ट्रेस अमाउंट एंड हैव सम स्पेसिफिक रोल, इसे हम लोग कहते हैं बेनिफिशियल। ये क्या है? सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में नीट में पूछा गया है। सोडियम कहां पाया जाता है? हेलोफाइट, एट्रिप्लेक्स एंड हेल्प इन C4 पाथ। सिलिकॉन कहां पाया जाता है? ग्रास, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सेलेनियम कहां पाया जाता है? एस्ट्रागैलस। कोबाल्ट कहां पाया जाता है? लेगुमिनस प्लांट फॉर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। याद रखेंगे, ये भी सवाल पूछा गया है। तब इस तरह से आप लोगों ने जाना कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और वो कितने तरह के। तो दो तरह के हैं, माइक्रो और मैक्रो। और एसेंशियल के अलावा कौन है? बेनिफिशियल। Essential element can also group into 4 broad category on the basis of their function. तो पहला कैटेगरी क्या है? Essential element are component of biomolecule and hence a structural element of cell. Example: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल एलिमेंट। Essential element that are component of energy related chemical compound। ये इसके एग्जाम्पल कौन है? मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल और फॉस्फोरस इन एटीपी। तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस क्या हो गया? ये दोनों क्या कहलाए? एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एलिमेंट वो एनर्जी रिलेटेड। अब एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, ये सवाल पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज ए एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज and phosphoenol pyruvate carboxylase, both which are critical enzyme in photosynthetic carbon fixation। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए दोनों एंजाइम है, पीईपी फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज और राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सी ऑक्सीजन। इस दोनों को मैग्नीशियम आयन चाहिए एक्टिवेट होने के। ये कई बार पूछा गया है। तो ये एलिमेंट कौन हो गए? वो एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। दूसरा एग्जांपल है, जेडेन इज एन एक्टिवेटर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड मोलिब्डेनम फॉर नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट बार बार पूछा गया है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव नीट का बनाओगे तो ये बार बार आएगा। Some essential element can alter the osmotic potential, turgor pressure, upsell. Potassium play important role in the opening and closing of stomata। आप लोग कल ही इस बात को जाने कि पोटासियम जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा। तो इस प्रकार आपने ये जाना कि एसेंशियल एलिमेंट को फंक्शन के आधार पर हम लोग 4 तरह से बांट सकते हैं। पहला स्ट्रक्चरल एलिमेंट, दूसरा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, तीसरा एंजाइम एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर एलिमेंट और चौथा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन
पॉजिंग एलिमेंट। अब एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल है, आइए इस पर बात करते हैं। आपने एसेंशियल एलिमेंट का लिस्ट देखा, अब इनका रोल क्या है। जैसे ये नाइट्रोजन है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन। और किस फॉर्म में पौधे को अवेलेबल होगा, ये देखिए, नाइट्रेट के फॉर्म, रेयरली नाइट्राइट और अमोनिया। प्रेजेंट इन प्रोफायरिंग रिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल में। साइटोक्रोम में। दस एक्टिव रोल इन फोटोसिंथेसिस, और कहां रोल देता है, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सॉइल से किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, NO3, NO3, NO2 और मीथेन, अरे अमोनिया। इसके डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, क्लोरोसिस, एल्विंग ऑफ ओल्डर लीफ, हाईली मोबाइल, एंथोसियानिन फॉर्म इन स्टेम, पेटियोल एंड लीफ और टोमेटो एक्सेट्रा। इसकी कमी से क्या होगा, पौधे के पत्ते लाल होने लगेंगे और क्लोरोसिस होगा, मैंने ओल्डर होकर के पीले होने लगेंगे। दूसरा क्या है, सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में आएगा, सल्फेट के फॉर्म में आएगा। ये अब सल्फर क्यों, सल्फर कहां कहां भाग लेगा, सिस्टीन बनाने, एमिनो एसिड सिस्टीन बनाने में भाग लेगा, मिथियोनिन एमिनो एसिड में भाग लेगा, विटामिन बायोटीन में भाग लेगा, थियामिन बनाने में, कोएंजाइम में बनाने में भाग लेगा, वायल सिंथेसिस में भाग लेगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भाग लेगा, फेरोडॉक्सिन के निर्माण में भाग लेगा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में भाग लेगा। ये सब रोल हुआ। अगर इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, रिड्यूस ऑप्टिमम ग्रोथ और क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन द वाइल्ड सीड क्रॉप, सरसों की खेती, सरसों कम होगा, रिड्यूस नोड्यूल फॉर्मेशन, डिले फ्लावरिंग। फॉस्फोरस किस रूप में रहेगा, ऑर्थोफॉस्फेट एनायन फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्या लिए, डीएनए के लिए, आरएनए बनाने के लिए, फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए, एनएडीपी के निर्माण में, कोएंजाइम, एटीपी बनाने के लिए। ये सारे इसके रोल हुए, फंक्शन हुए। और इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, प्री मैच्योर लीफ फॉल, पौधे के पत्तियां गिरने लगेगी, नेक्रोसिस माने सड़ना, पत्ते सड़ने लगेंगे, और एंथोसियानिन लाल कलर बनने लगेगा पत्तों में। तो ये सब का रोल आप देख रहे हैं। इसी तरह कैल्शियम का रोल क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल, important for mechanical strength because calcium constituent of the middle lamella. मिडिल लैमिला कैल्शियम पैक्टिनेट का बना होता है, जिसमें कैल्शियम होता है। परमिएबिलिटी ऑफ द बायोमेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय कैल्शियम, स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये क्रोमोसोम में स्पिंडल फॉर्मेशन में भी स्टेबिलिटी प्रदान करता है कैल्शियम। इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, इरेगुलर सेल डिवीजन या इरेगुलर माइटोसिस एंड डेथ ऑफ मेरिस्टेम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग एपिस, रूट शूट लीफ का क्या होगा, निर्माण होना बंद होगा। अब है मोलिबेडनम, तो मोलिबेडेट आयन के रूप में यूज होता है। रोल एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में पाया जाता है मोलिबेडनम, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम में भी पाया जाता है। और इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, डिजीज का नाम है व्हिपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर। पोटासियम, पोटासियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मोनोवैलेंट केटायन के रूप में। की रोल इन द स्टोमेटल मूवमेंट एंड ट्रांसपायरेशन सब लोग जानता है। स्टार्च सिंथेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन ऑफ परमिएबिलिटी एंड बैलेंस चार्ज ऑफ द सेल, केटायन एनायन बैलेंस।
मोर रिक्वायर इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधे के अग्रभाग मेरिस्टीम में इसकी ज्यादा आवश्यकता है। इसके कमी से क्या होता है? मोल्टेड इंटरवेनल क्लोरोसिस, शॉर्टर द इंटरनोड एंड डाईबैक डिजीज ऑफ बूसी हैबिटाट। बार बार पूछा है डाईबैक डिजीज और विप्टेल डिजीज, याद रखेंगे। विप्टेल मॉलिब्लेडनम की कमी से और डाईबैक पोटासियम की कमी से। मैग्नीशियम, अब इसका रोल तो सब लोग जानता है, क्लोरोफिल और राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। और इसके कमी से क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस, माने पूरे पत्ते हरे रहेंगे लेकिन जहां वेन के बीच में पीले कलर आने लगेंगे। आयरन, आयरन का रोल क्या है? आयरन का रोल क्या है? प्रोफायरिंग प्रोटीन बनाने में, साइटोक्रोम बनाने में, पेरोक्सिडेज, केटेलेज जो फोटो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम है, एंजाइम के निर्माण में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी फेरोडॉक्सिन का यूज होता है। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। मैग्नीज, एसेंशियल फॉर O2 इवोल्यूशन इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन के इवोल्यूशन में मैग्नीशियम का रोल है। इसके चलते मार्स स्पॉट ऑफ पी नामक पौधे बीमारी होती है। बोरोन बोरेट के रूप में पौधा लेता है। बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है which is not associated with enzyme, required for the uptake of utilization of calcium, और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है। और इसके कमी से होता है ब्राउन हार्ट रॉट ऑफ बीट, चुकंदर के अंदर में ब्राउन कलर पैदा होने लगता है चुकंदर के फल अंडरग्राउंड स्टेम। कॉपर, कॉपर क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज कॉपर इनटू क्यूप्रिक आयन। विटामिन सी का ये कंपोनेंट है, साइटोक्रोम का कंपोनेंट है। और इसके कमी से क्या होता है? डाईबैक ऑफ साइट्रस नामक डिजीज और रिक्लेमेशन डिजीज। जिंक, स्पेसिफिक रोल इन ऑक्सीजन सिंथेसिस। इसके कमी से होता है खैरा डिजीज इन पैडी, पैडी बने धान। लिटिल लीफ डिजीज, धान के पौधे छोटे छोटे पत्ते होने लगते हैं और उसमें खैरा कलर का माने रेडिश कलर के स्पॉट आते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम के साथ और पोटासियम के साथ कैटायन एनायन बैलेंस में भाग लेता है। along with manganese it is essential for the water splitting for photosynthesis liberating oxygen। MnCl ब्रिज आगे पढ़ेंगे आप। मैग्नीशियम और क्लोरीन फोटोसिंथेसिस के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है। निकेल, it is the activator of enzyme urease, this enzyme is required for the split urea in the plant body to obtain nitrogen। ये निकेल का रोल पूछा हुआ है नीट में। अब कुछ एलिमेंट के एक्स्ट्रा पॉइंट है, जान ले। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, सो दे आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इसलिए इसका नाम होता है फ्रेमवर्क एलिमेंट। ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ सॉइल आर डिफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। सारे सॉइल में नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस की कमी होती है, इसीलिए हम लोग हमेशा किसान फर्टिलाइजर के रूप में एनपीके को यूज करता है। मॉलिब्डेनम रिक्वायर फॉर मिनिमम क्वांटिटी। आप लोग फिर से तैयार रहिएगा, दूसरी मीटिंग तुरंत लगाएंगे हम। गोल्ड प्रेजेंट इन इक्विजिटम एंड मस्टर्ड प्लांट, ट्रेस एलिमेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट वेयर ट्रेसर एलिमेंट आर रेडियो आइसोटोप। ट्रेस एलिमेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कहते हैं, लेकिन ट्रेसर इसको कहते हैं रेडियो आइसोटोप को। मैग्नीशियम रिमेन लेफ्ट आफ्टर क्लोरोफिल बर्निंग, अगर क्लोरोफिल को जला दिया जाए तो मैग्नीशियम बच जाता है, मैग्नीशियम पता चल जाता है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट का रोल क्या है, यह बात आप लोगों ने देखा। क्राइटेरिया क्या है एसेंशियलिटी का, यह बात आपने देखा। और यह लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं और पुनः 1 मिनट के अंदर मैं फिर दोबारा आ रहा हूं। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। 1 मिनट का बीच में केवल इंटरवल दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा।
ओके सर। लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू एल्विंग ऑफ लीफ। किस किस एलिमेंट के कमी से क्लोरोसिस हो सकता है? नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, मैग्नी, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मॉलिबेट। अब नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, लेस हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट का छोटा रह जाना, आयरन और पोटेशियम। प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ। और चौथा है, पहला हो गया क्लोरोसिस, दूसरा नेक्रोसिस, और तीसरा है स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, और फिर है प्री मैच्योर फॉल लीफ एंड बड, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा? लेस इलोंगेशन, छोटा भी पौधा रह जाएगा। किसके चलते? लो लेवल ऑफ सोडियम, पोटासियम, सल्फर और मॉलिबेडनम। तो आप लोगों ने ये समझा कि डिफिशियंसी सिम्टम क्या है। Since each element has one or more specific structural or functional role in plant, in the absence of any particular element, plants show certain morphological change. जो अभी आप लोगों ने देखा है, this morphological change are indicate certain element deficiency called deficiency symptom. तो डिफिशियंसी सिम्टम में चार तरह के सिम्टम आए। पहला क्या आ गया? क्लोरोसिस, दूसरा नेक्रोसिस, तीसरा हुआ स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, और चौथा हुआ सेल डिवीजन इनहिबिशन। और एक और आता है जिसमें हम लोग कहते हैं डिले फ्लावरिंग, कि फ्लावर जो है सो पौधे में लेट से आए। ये सारे डिफिशियंसी सिम्टम है। Deficiency symptom vary from element to element and they disappear when the deficient mineral nutrient is provided to plant. कि अगर डिफिशियंसी सिम्टम दिख रहा है तो उसको अगर उस न्यूट्रिएंट्स को दिया जाए तो वो कंपनसेट कर जाएगा। और अगर नहीं न्यूट्रिशन आप देते हैं तो धीरे धीरे पौधा मर जाएगा। However, if the deprivation continuous, deficiency continuous, it may eventually lead to the death of the plant. The part of the plant that show the deficiency symptom also depend upon the mobility of the element in the plant. Deficiency किस पर डिपेंड करता है? Mobility of the element. कि एलिमेंट चला गया लीफ में, और लीफ अगर मरकर गिरने वाला है उससे पहले वो पौधा, वो एलिमेंट वहां से मोबिलाइज होकर दूसरी जगह चला जाएगा। The part of the plant that show the deficiency symptom also depend upon the mobility of element in the plants. For elements that are actively mobilized with the plants and reported to the young developing tissue,
The deficiency symptom tend to appear first in older tissue. सबसे पहले डिफिशियंसी कहां दिखता है? ओल्डर टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटासियम एंड मैग्नीशियम आर विजिबल एट द फर्स्ट इन सेनेसेंट लीफ. जो पीछे से आवाज आ रहा है उसमें दिखेगा. In the older leaf, biomolecule containing this element are broken down and making this element available for mobilizing in younger leaf. यानी अगर कोई पत्ता मैच्योर होकर के अगर गिरने वाला है तो उसके बायोमोलिक्यूल पहले ब्रोकन डाउन हो जाएंगे और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वहां से ट्रांसफर होकर के वो न्यू लीफ या न्यू ऑर्गन में चले जाएंगे. तो आप देखिए यहां mineral element classified on the basis of their mobility with a plant and their tendency to translocate during deficiency. तो मोबाइल कौन कौन है? नाइट्रोजन है जो मोबाइल हो जाएगा, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, जिंक और मोलिब्डेनम. इमोबाइल कौन कौन है? कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, कॉपर. तो इनकी डिफिशियंसी कंपनसेट जब तक बाहर से ये नहीं देंगे तब तक नहीं होगा. The deficiency symptom tend to appear at the first in young tissue whenever the element are relatively immobile. तो जो मोबाइल एलिमेंट है उनकी डिफिशियंसी पहले ओल्डर टिश्यू में दिखेगा और जो इमोबाइल है उनकी डिफिशियंसी पहले यंगर टिश्यू में दिखेगा. बार बार पूछा जाता है. Whereas the elements are relatively immobile, are not transported out of the mature organ. For example, element like calcium is a part of a structural component of the cell, hence are not easily released. This aspect of mineral nutrition of plant is of great significance and importance to the agriculture and horticulture. तो आपने डिफिशियंसी भी समझा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल भी समझा. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट किसे कहते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपने समझा. अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं. टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर कमी हो जाए न्यूट्रिएंट का तो डिफिशियंसी, और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिसिटी. द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑलवेज लो अमाउंट व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डिफिशियंसी सिम्टम एंड मॉडरेट इंक्रीज कॉज टॉक्सिसिटी. अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या काम नाम हुआ? टॉक्सिसिटी. Any mineral ion concentration in the tissue that reduce the dry weight of the tissue about the 10% considered toxic. Such critical concentration vary widely among different micronutrients. For example, the prominent symptom of the manganese toxicity is appear with a brown spot surrounded by the chlorotic vein. समझ रहे हैं? It important to know the manganese compete with iron and magnesium. ध्यान रखेंगे कि मैग्नीज compete with iron and magnesium for uptake while the magnesium for binding with enzyme. The manganese also inhibit calcium translocation in the shoot appendix. आवाज नहीं आ रहा सर. अब आवाज आ रहा है? इससे नहीं चल रहा. हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हमारी आवाज? यस सर. ओके, फिर से मैं बात बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी इज अपीयरेंस ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन. कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से क्या होगा ये देख रहे हैं आप. इट इज द इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कंपीट विथ आयरन. मैग्नीज किसके साथ कंपीट करता है? आयरन के साथ एंड मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड मैग्नीशियम बाइंडिंग विथ एंजाइम. और मैग्नीशियम क्या करता है? एंजाइम से बाइंड करता है. मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन. मैग्नीज क्या करता है?
कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। मैग्नीज पहले कंपीट किया मैग्नीशियम से और आयरन से। ठीक है। क्या है बहुमत सोमनाथ? कुछ बीच नहीं बीच में सर, आप लोग बात करते हैं, दूसरे को बात नहीं सुनने देते हैं। नहीं सर, वो गलती से म्यूट। ठीक है, जल्दी। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट एपेक्स। देयरफॉर एक्सेस मैग्नीज, ध्यान से सुनिए, देयरफॉर एक्सेस मैग्नीज में in fact induce deficiency of iron, magnesium and calcium। कई बार पूछा है कि काम क्या हुआ, मैग्नीज के एक्सेस होने से टॉक्सिसिटी हुई मैग्नीज की, और 3 का आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिफिशियंसी हो गई। तो एक साथ कई सिम्टम पौधे में आने लगेगा, टॉक्सिसिटी का भी सिम्टम आने लगेगा और डिफिशियंसी का। तो आपने टॉक्सिसिटी भी समझा, डिफिशियंसी भी समझा। अब इसके बाद हमारी दूसरी बात होगी, यह होगी क्या, मिनरल एब्जॉर्प्शन। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनका रोल क्या है, उनकी डिफिशियंसी से सिम्टम क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है। अब आइए, मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करता है। द सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ द मिनरल साल्ट। This mineral salt mainly absorbed by root hair region of root. Movement of mineral ion usually called flux. याद रखें, inward movement inside the cell is called influx, or outward movement outside of the cell is called efflux. Mineral absorption occur by 2 phases. First phase, rapid uptake of ion into the free space or outer space of cell। तो ये स्पेस कहां होगा, एपोप्लास्ट होगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच, या इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल के बीच, आउटर। और ये प्रोसेस कैसा होगा, पैसिव। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन के 2 फेज है। पहला फेज क्या है, एपोप्लास्ट के द्वारा जाएगा और वो पैसिव प्रोसेस है, लेकिन रैपिड होगा। कहां होगा, इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल के बीच। सेकंड फेज, द सेकंड फेज, uptake ion are taken slowly into the inner space or symplast with the both active and passive, mainly active। तो ये दूसरा जो है, ये क्या होगा, सिम्प्लास्ट में, यानी अब सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्टिव और पैसिव होगा, लेकिन स्पेशली एक्टिव होता है। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन सिम्प्लास्ट ऑकर थ्रू आयन चैनल। इसमें ट्रांसमेम्ब्रेनल प्रोटीन, जो आप लोग पहले जाने, कंट्रापोर्ट, सिम्प्रोट, वो भाग लेते हैं एज ए सेलेक्टिव पोर। एंड एक्टिव इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स फ्रॉम सिम्प्लास्ट ऑकर थ्रू हेल्प ऑफ प्रोटोन पंप या पंप प्रोटीन। तो आप दोनों बात जान गए कि पैसिव भी होगा तो प्रोटीन मेडिएटेड, तो क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, और एक्टिव होगा तो क्या होगा, पंप के द्वारा जाएगा। मिनरल, अब देखिए ये पाथवे है, यहां से ये क्या जा रहा है, फर्स्ट पाथवे है, एपोप्लास्टिक पाथवे। और ये कौन सा पाथवे है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे दोनों के द्वारा ये जा रहा है। एपोप्लास्ट पाथवे केवल पैसिव होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे पैसिव और एक्टिव दोनों होगा। देखिए यहां देखिए, ये आयन है, आयन कहां गया, सिम्प्लास्ट पाथवे से भी गया, एपोप्लास्ट पाथवे से भी गया, और फिर आगे जाकर क्या हुआ, सिम्प्लास्ट। कहां सिम्प्लास्ट हो गया, कैस्पेरियन बैंड के पास, इंडोडर्मिस में।
कि इंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट के द्वारा पास कर रहा है, और फिर जाइलम में आने के लिए वेसल, जाइलम वेसल में आने के लिए फिर एपोप्लास्ट से जा रहा है, जैसे वाटर जा रहा था। रूट एपिडर्मिस में और कॉर्टेक्स में किसके द्वारा जा रहा है? सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों के द्वारा। यहां देखिए ये सॉइल सॉल्यूशन है और ये एरो। तो आपने क्या जाना कि मिनरल दो पाथवे से जाता है, एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे से, और दो विधि से जाता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, passive absorption of mineral without expenditure of ATP by simple diffusion. According to method, mineral ion may be diffused in root cell from the soil solution. By mass flow, according to method, mineral ion absorb occur with the flow of water under the influence of transpiration. Why absorption is not completely passive? Passive क्यों नहीं absorption completely passive होता है? Mineral are present in the soil as a charged particle which mostly cannot move across the membrane passively. The concentration of mineral in the soil usually lower than concentration of mineral in the root. ये दोनों बात हमेशा ध्यान रखें. Active ion absorption by expenditure of energy. In this process, ion enter into the more concentrated cell sap from the less concentrated soil solution by consumption of energy of ATP. A specific protein in the membrane of the root hair actively pump ion from the soil into the cytoplasm. Like the all cell. अब ये बात समझ रहे हैं कि एटीपी जब काम करेगा, एटीपी के उपस्थिति में जब काम होगा तो पंप चलेगा और वो एक्टिव वर्क होगा. Like the all cell, endodermal cell have been transport protein embedded in their plasma membrane. कि इंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप जिस पर पाया जाता है वहां भी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है जो चेक पॉइंट का काम करता है मिनरल्स के लिए और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में सपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ द इंडोडर्मल सेल ऑफ द रूट आर कंट्रोल पॉइंट. अभी बताया चेक पॉइंट का काम करता है. वेयर ए प्लांट एडजस्ट टू क्वालिटी एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द चाला. तो इस प्रकार आप लोगों ने ये बातें समझा कि ये जो एक्टिव प्रोसेस जो चल रहा है उसमें एटीपी एक्सपेंडिचर का यूज हो रहा है, एटीपी खर्च हो रही है. और एटीपी कब खर्च होगी? जब प्रोटोन पंप चलेगा. और प्रोटोन पंप कब चलेगा? जबकि वहां पर प्रोटीन अवेलेबल होंगे पंप चलाने के लिए. देखिए आप लोग यहां देख रहे हैं कि ये प्लांट है, ये रूट है उसका. तो देखिए प्रोटोन यहां से यहां आ रहा है तो पोटासियम यहां जा रहा है. ये क्या है? क्ले पार्टिकल है. और इसमें क्ले पार्टिकल में क्या है? चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज आयन है. तो ये अपना प्रोटोन के द्वारा, यहां लिखा हुआ कि प्रोटोन आर पंप फ्रॉम द रूट और फ्री बाई आयोनाइजेशन और कार्बोनिक. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? H2O के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करेगा. कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? कार्बोनेट बनाएगा और वो प्रोटोन रिलीज करेगा. ये प्रोटोन यहां गया तो यहां से पोटासियम रिलीज हो गया. या अगर यहां से प्रोटोन आया तो पोटासियम रिलीज हो. तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये पैसिव वर्क केवल नहीं होगा यहां. अब दूसरी बात ये जानना है कि मिनरल के ट्रांसपोर्ट केवल रूट हेयर से ही नहीं होता. माइकोराइजा भी मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है.
इंडोमाइकोराइजा और इक्टोमाइकोराइजा। माइकोराइजा आप समझ रहे होंगे फंगल एसोसिएशन। तो ये देखिए इक्टोमाइकोराइजा बना हुआ है, इसके चारों ओर ये माइकोराइजल फंगस है। ये अंदर की ओर भी इसमें लगे हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेरिंग नेट, और ये फंगल सीट। ये माइकोराइजा क्या करते हैं? इक्टोमाइकोराइजा। This family of the mycorrhiza is restricted to temperate tree and shrubs such as the pine and beech. They are short, highly branched, and encysted by the tightly interwoven mantle of the fungal hyphae. इसे mantle कहते हैं। It is also penetrate intercellular apoplastic space. देखिए ये apoplastic space में चले गए of the root cortex and forming intercellular network. तो ये माइकोराइजी जो हैं ये पोटासियम फास्फोरस की सप्लाई करते हैं पौधे को। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है पौधे के साथ। तो जनरल के बाद भी मिनरल ट्रांसपोर्ट में माइकोराइजा का भी योगदान है। इवन माइकोराइजा के अनुपस्थिति में बहुत सारे पौधे के सीड जर्मिनेट भी नहीं कर पाते। जैसे पाइनस जो ट्री है, पाइनस ट्री का पौधा नहीं जर्मिनेट करेगा जब तक उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं हो। तो आप माइकोराइजा को नहीं हटा सकते हैं। जहां पर भी मिनरल एब्जॉर्प्शन की बात चलेगी तो रूट हेयर के अलावा माइकोराइजा का भी योगदान रहेगा। अब आइए देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। व्हेन आयन रीच टू द जाइलम ऑफ द रूट बाय एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन और बाय cumulative activity of the both, transport of this ion toward the stem and all part of the plant due to the transpiration flow through the xylem. कि अब जब रूट में मिनरल चला गया और उसी रूट में वाटर भी आ गया, तो अब जाइलम में जब वाटर और मिनरल दोनों, जब जाइलम में जब वाटर और मिनरल दोनों पहुंच गए तो वहां वो सैप बना लेगा। क्या बना लेगा? सैप, सॉल्यूशन। अब वो जाइलम के द्वारा ऊपर की ओर स्टेम में और लीफ में जाने की कोशिश करेगा। तो ये तो ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही होगा, क्योंकि एसेंट ऑफ सैप आपने पढ़ा है, उसी बात को यहां कह रहा हूं। मेन storing region or sink for the mineral element are the growth region of the plant like apice and lateral meristem, young leaf, developing flower, fruit, seed and storage organ. उसको कहां जाना है सो मैंने बताया। Analysis of the xylem secretion so that nitrogen translocate in the form of inorganic ion and most of the part of the translocated in the form of organic amide. Like this, phosphorus and sulfur are also translocated in the form of organic compound. Except this material is also transferred between xylem and phloem. अब यहां एक नई बात है कि फॉस्फोरस और सल्फर ट्रांसलोकेट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस मटेरियल को छोड़कर बाकी सारे मटेरियल जो है जाइलम से फ्लोएम में, फ्लोएम से जाइलम में जा सकते हैं। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश differentiate that xylem only translocate inorganic nutrients. फिर ध्यान से देखें, इस प्रकार ये नहीं कहा जा सकता कि केवल जाइलम ही मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम इज आल्सो कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसलोकेट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल। सच बिलीव देयरफॉर, कि पहले यह विश्वास किया जाता था कि फ्लोएम के द्वारा केवल ऑर्गेनिक मटेरियल जाता है और जाइलम के द्वारा केवल इनऑर्गेनिक जाता है। लेकिन आज जब नए रिसर्च किए गए तो ये पता चला कि मिनरल का ऑर्गेनिक फॉर्म भी फ्लोएम के द्वारा जा सकता है। मिनरल का ऑर्गेनिक फॉर्म भी फ्लोएम के द्वारा जा सकता है। तो अगर कोई रिजिड हो जाए कि जाइलम और फ्लोएम में से कौन मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप लोगों को क्या कहना होगा? दोनों करता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, चलिए आगे चलिए। पीआर स्टॉट एंड हॉगलैंड
prove that mineral salt translocate through xylem along with transpiration pull. Experiment with the help of radioisotope. कि हॉगलैंड ने ये पहले साबित किया था कि मिनरल का ट्रांसलोकेशन जाइलम के द्वारा होगा। ये भी कैसे एक्सपेरिमेंट से? रेडियो आइसोटोप लेवल करके। लेवलिंग आप लोग जानते हैं। अब आइए नाइट्रोजन साइकिल पर बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। नाइट्रोजन साइकिल में हमने 4 स्पॉट बनाया है। पहला स्पॉट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है अमोनिफिकेशन। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन यहां, और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजाट्रॉपी। जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या डाइजाट्रॉपी। अब डाइजाट्रॉपी करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजाट्रॉप। 2 तरह के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन में फ्री लिविंग कौन कौन है? नॉस्टॉक, एनाबिना, ओलोसिरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, ओसिलेटोरिया। सिम्बायोटिक कौन है? नॉस्टॉक, एनाबिना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है? एजोटोबैक्टर, बेंजारिनिका, क्लोस्ट्रीडियम, मेथानोकोकस, बेसिलस, रोडोमोनास, रोडोसिडोमोनास, रोडोस्पाइरुलम, क्लोरोमेटियम। सिम्बायोटिक कौन है? फ्रैंकिया, रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट। स्टेम नोड्यूल इन सिसबेनिया पूछा हुआ है। रूट नोड्यूल इन सोयाबीन, ब्रेडोजियम। और राइजोबियम कहां पर? राइजोबियम लेगुमिनोसोरियम। रूट नोड्यूल इन द पी प्लांट, क्लोवर एंड प्रेसॉप्सिस। तो सिम्बायोटिक में आपने देखा कौन कौन नाम? फ्रैंकिया, एजोबियम और राइजोबियम। लूज एसोसिएशन में मेज के पौधे में यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। न्यू रिसर्च है एजोस्पाइरलम। तो आप देखिए कि कितने तरह के माइक्रोब, तो मेनली 2 तरह के, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, तो ये हो गया क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन करता है? राइजोबिया करता है, फ्रैंकिया करता है, एजोस्पाइरलम करता है, क्लबसेला करता है, एजोटोबैक्टर करता है, सियानोबैक्टीरिया। अमोनिया अगर नाइट्राइट के रूप में बदल जाए और नाइट्राइट नाइट्रेट में बदले, तो इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। लेकिन अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाला है नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाला है नाइट्रोबैक्टर। अब नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये कौन करता है? स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, पाराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस। ये काफी चार्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। अमोनिफिकेशन, कन्वर्सन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू अमोनिया, कौन करता है? बेसिलस माइक्वाइड और बेसिलस रेमोसस। नाइट्रिफिकेशन अभी समझा दिए हैं। तो नाइट्रोमोनास क्या बनाएगा? अमोनिया से नाइट्राइट, और नाइट्रोबैक्टर क्या बनाएगा? नाइट्रेट। Some fungi like Aspergillus penicillium can also carry out this process. ये प्रोसेस को कुछ फंजाई भी करते हैं। मीटिंग कट जाएगा तो फिर आप लोग वेट करिएगा, 2-4 मिनट में फिर मैं आ जाऊंगा, पूरी बात समझे। डीनाइट्रिफिकेशन,
Denitrification. Nitrate or nitrite convert back into the molecular nitrogen by denitrifying bacteria. Example Pseudomonas thiobacillus. पहले ही चार्ट में समझा दिया. Nitrate reduction. Plant take nitrogen from soil chiefly to nitrate in the form of convert in ammonia by following method. Nitrate क्या करता है? नाइट्रेट रिडक्टेज के उपस्थिति में नाइट्राइट में बदल जाता है और नाइट्राइट रिडक्टेज के उपस्थिति में अमोनिया में बदल जाता है. नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में. और नाइट्राइट रिडक्टेज कहाँ रहता है? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट. सब एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एमओएफई प्रोटीन. ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन है? जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है एंड कैटेलाइज कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो यूनिट होते हैं. एक का नाम है एमओएफई प्रोटीन, दूसरे यूनिट का नाम है एफईएस प्रोटीन. नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन. यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में काम नहीं कर सकता है. सो टू प्रोटेक्ट इट फॉर्म. तो मैं बोल रहा था कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में दो यूनिट है. एक को कहते हैं एमओएफई प्रोटीन और दूसरे को कहते हैं एफईएस प्रोटीन. नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ एक परेशानी है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के उपस्थिति में काम नहीं कर सकता. तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर काम वो नहीं करेगा तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना होगा जहां ऑक्सीजन नहीं हो. तो जब बैक्टीरिया पौधों के रूट में नोड्यूल बनाता है तो वहां पर एक और केमिकल पैदा होता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं. और ये लेग हीमोग्लोबिन अगर वहां गलती से ऑक्सीजन आ जाए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए लेग हीमोग्लोबिन को हम लोग ऑक्सीजन एस्केवेंजर के नाम से जानते हैं. नोड्यूल कंटेन ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर called leg hemoglobin and combine with O2 to form oxyglobin. Leg hemoglobin pink in color and similar to hemoglobin of vertebrate. Globin part synthesized by plant and heme part by bacteria. याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ग्लोबिन पार्ट जो है वो किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? प्लांट्स के द्वारा. और हीम कौन सिंथेसाइज करता है? बैक्टीरिया. ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन. अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिटेल. इट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द होस्ट रूट. इट ऑकर इन फॉलोइंग स्टेप. पहला स्टेप क्या है ये देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है. मल्टीप्लिकेशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ राइजोबिया. दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक कर्लिंग ऑफ रूट हेयर एंड इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया, जिसके द्वारा वो इन्फेक्शन थ्रेट बनाता है. नोड्यूल इनिशिएशन. तीसरा स्टेप है नोड्यूल इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन रूट कॉर्टेक्स. कि पहला स्टेप में क्या किया? बैक्टीरिया कोलोनाइज हुआ. दूसरा स्टेप में क्या किया कि वो रूट को टेढ़ा करके रूट के अंदर घुस गया. और तीसरा में वो क्या कर रहा है? नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है. आगे देखिए चौथा स्टेप में क्या. ये दूसरा स्टेप हुआ, ये तीसरा स्टेप हुआ. नोड्यूल एस्टेब्लिश डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन. अब नोड्यूल कहां तक पहुंच गया? टिश्यू, उसके रूट के वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम तक, टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट. रूट नोड्यूल सेल है क्रोमोजोम इन डबल एज कंपेयर टू अदर सोमेटिक सेल. याद रखना कि रूट नोड्यूल में जो सेल हैं होस्ट के, उसमें क्रोमोजोम डबल हो जाता है. Thus nodule cell are polyploid, especially tetraploid. अब चौथा पॉइंट है रिलीज बैक्टीरिया फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रेट. अब रिलीज होकर के ये अंदर चला जाए. अंदर यानी कॉर्टेक्स में. बैक्टीरिया कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई ड्यूरिंग पाथ ऑफ रूट हेयर. सेल बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द सेल and the membrane of infection thread bud off and form a small vesicle which containing one or the more bacteria. Then bacteria stop dividing and enlarge and differentiate into the group of the nitrogen fixing cell. इस प्रकार ये नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए होस्ट के सेल में जाके बैठ गया.
और इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोवाइड। तो कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबिया का? इन्फेक्शन थ्रेड नहीं, बैक्टीरियोवाइड। आइए देखिए पूरी डिटेल फेनोमेना को देखिए। ये देख रहे हैं रूट है, और रूट में देखिए ये रूट हेयर है। इस रूट हेयर को यहां देखिए, अब इस रूट हेयर का बड़ा सा इनलार्ज सेक्शन हमने यहां दिखाया। यहां ये रूट हेयर में आया राइजोबिया, रूट हेयर में अब ये धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, और यहाँ इन्फेक्शन थ्रेड, ये क्या बन गया? थ्रेड के जैसा बन गया, और इसको कर्ल कर रहा है। राइजोबिया कर्ल किया, और कर्लिंग से ये क्या हो गया? देखो यहाँ रूट, और ये इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे रूट हेयर को छोड़कर कॉर्टिकल सेल में चला गया, और कॉर्टिकल सेल से कहा इंडोडर्मिस होते हुए ये कहां चला जाएगा? आगे की ओर चला जाएगा। आगे यानी वेस्कुलर टिश्यू की ओर चला जाएगा। कहां चला गया? वेस्कुलर टिश्यू की ओर। यहां सब फिर से ध्यान से देखो, यहां धीरे से इंटर किया, अब ये रूट में, रूट हेयर सेल में इंटर करके इन्फेक्शन थ्रेड बनाया। इन्फेक्शन थ्रेड बनने की वजह से ये कर्ल हो रहा है, ये कर्ल हो गया, और ये इन्फेक्शन थ्रेड धीरे धीरे अब यहां से डेवलप करके आगे बढ़ रहा है, कॉर्टेक्स के सेल में आते चला गया। अब ये कॉर्टेक्स से सेल से पहुंचते पहुंचते जाइलम तक, वेस्कुलर टिश्यू तक पहुंच जाएगा। अब ये सेल में ये बैक्टीरियोइड के रूप में डेवलप कर रहा है। अब यहाँ क्या हो गया? ये बैक्टीरियोइड के रूप में एस्टैब्लिश्ड हो गया। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बन गया। देखो ये नोड्यूल बन गया, देख रहे हो सब में बैक्टीरिया। तो ये अब इसका नाम क्या हो गया? नोड्यूल। तो रूट हेयर किस प्रकार नोड्यूल में कन्वर्ट होता है ये आपने देखा। तो यहां देखिए ये नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। कहां तक एस्टेब्लिश किया है? ये पोर्शन क्या है? स्टील का पोर्शन है, जाइलम और फ्लोएम का पोर्शन है, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है, और ये रूट हेयर का पोर्शन है। तो रूट नोड्यूल आपने देखा कैसे बना। बातें समझ में आई रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का? क्योंकि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। अब आइए कि रूट नोड्यूल बन गया तो उस नोड्यूल के अंदर क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें होगा क्या कि नाइट्रोजन किसके रूप में बदल जाएगा? नाइट्रोजन बदल जाएगा अमोनिया में। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है कहां? अमोनिया में। तो ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP बराबर 2 NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI। यानी एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से, याद रखेंगे, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने में 8 हाइड्रोजन और 16 ATP की आवश्यकता है। 8 में 6 की ही जरूरत है, क्योंकि 2 रिमूव हो निकल जाएगा बाहर, लेकिन रिएक्शन में 8 भाग लेगा। तो 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 16 ATP प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ADP। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, यह बार बार पूछा जाएगा।
देखिए आप, ये क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ ये नाइट्रोजन गैस बाइंड होता है। ये डाई एटॉमिक गैस है। अब एंजाइम ये बाइंड कर लेता है। एंजाइम नाइट्रोजिनेज बाइंड ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब क्या हो गया? अब दूसरा स्टेप, हाइड्रोजन आकर के 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है, तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन जुड़ने सब N2H2 बना लिया। देखिए N2H2 बन गया। फिर अब 2 हाइड्रोजन यहां देखिए जुड़ रहा है, तो N2H4 बन गया। N2H4 कहता है रिड्यूसिंग एजेंट यहां कौन यूज हो रहा है? कौन रिड्यूस करा रहा है? फेरोडॉक्सिन। अब N2H4 हो गया। फिर देखिए कि 2 नाइट्रोजन आ रहा है, तो 2 नाइट्रोजन यहां आया, 2 हाइड्रोजन यहां आया, 2 हाइड्रोजन यहां आया, 2 हाइड्रोजन यहां आया। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन जो है सो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और 2, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन जब इसके साथ आ गया तो क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया निकल जाएगा कि नहीं? एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल, और कौन भाग लिया एंजाइम? नाइट्रोजन। लेकिन इक्वेशन में क्या देखा आपने? 8 हाइड्रोजन। यहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहां 6 ही हाइड्रोजन लगा, क्योंकि 8 में से 2 यहां निकल जा रहा है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, आइए उसकी डिटेल बात हम आपसे करते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें आपने 2 यूनिट देखिए, ये पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है। ये क्या है? एमओएफई प्रोटीन। और ये क्या है? एफईएस प्रोटीन या एफई प्रोटीन। क्या कर रहा है? ये नाइट्रोजन N2O C2H2 H+ को किस में बदल रहा है? अमोनिया में, H2 में। ये H2 क्या कर रहा है? हाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर रहा है। और फेरोडॉक्सिन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है, जिसके वजह से ये एंजाइम काम करता है। तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम, आज ही पढ़े थे आप लोग। और इसको क्या चाहिए? एटीपी। कितना? 16 एटीपी। 16 एटीपी लेकर के नाइट्रोजिनेज क्या करता है? 8 हाइड्रोजन के उपस्थिति में एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाता है। ये बेसिक मैकेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब है कि फेट ऑफ अमोनिया, कि जो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया का क्या फेट है? क्योंकि पौधे तो लेते हैं नाइट्रेट, लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया बनता है पौधे के अंदर बैक्टीरिया के द्वारा,
तो ये अमोनिया का क्या भविष्य है? तो इसका भविष्य क्या है? सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड। याद रखेंगे, दो तरह से अमोनिया एमिनो एसिड का निर्माण करता है। एक को कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। देखिए, कल अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनिया के उपस्थिति में क्या बना रहा है? ग्लूटामिक एसिड। ये क्या है? एमिनो एसिड है। तो रिडक्टिव एमिनेशन से कौन सा एमिनो एसिड बना? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज द फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड इन प्लांट। तो सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड बनता है और इसी के ट्रांस एमिनेशन से बाकी सारे डिफरेंट अमीनो एसिड बनते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांस एमिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड टू अदर कीटो एसिड। और एंजाइम कौन सा लगता है? ट्रांस एमिनेज। और यहां कौन सा एंजाइम लगा? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लूटामिक एसिड और पार्विक एसिड मिलकर बनाया एलालीन और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और ऑक्जेलो एसिडिक मिलकर बनाया एस्पार्टिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक। तो ये प्रक्रिया हुई ट्रांस एमिनेशन। तो सबसे पहले बना ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड क्या बनाएगा? एलानीन, एस्पार्टिक एसिड और सारे एसिडों को। यानी इसीलिए नीचे लिखा हुआ है कि ग्लूटामिक एसिड इज द फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड, कि पौधे में सबसे पहला अमोनिया से बनने वाला एमिनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड, जो फर्दर ट्रांस एमिनेशन के द्वारा और बाकी के एमिनो एसिड का निर्माण करता है। एमिनो एसिड की निर्माण फिर हम लोग आगे रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेटेड। अब की ये नाइट्रोजन जो पौधे में अमोनिया के रूप में या एमिनो एसिड के रूप में आ गया, इसका पौधे में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसिमिलेटेड नाइट्रोजन थ्रू जाइलम। याद रखेंगे, mainly in the form of amide, glutamine and asparagine, especially in leguminous plant. Amide are more stable than amino acid and possess high concentration of carbon ratio. पूछा हुआ सवाल है 2n to 5a 2n to 5c, माने 2 नाइट्रोजन पर 5 कार्बन। कहां? ग्लूटामाइन। while glutamic acid possess 1 nitrogen 5 carbon. Formation of amide from amino acid by addition of amino group. अगर एमिनो एसिड में और एमिनो ग्रुप डाल दिया जाए तो एमाइड बनेगा। हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय NH2 रेडिकल। सोयाबीन के पौधे में एमाइड के अलावा नाइट्रोजन यूराइड के रूप में रहता है। अब एक बात जान लें कि एमिनो एसिड में जो नाइट्रोजन और कार्बन की प्रोपोर्शन है उससे ज्यादा एमाइड में है, और एमाइड से भी नाइट्रोजन की ज्यादा प्रोपोर्शन यूराइड में है। यह पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरह आप लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन की बात को समझा कि मिनरल न्यूट्रिशन क्या है। छोटा चैप्टर था ये, लेकिन इससे सवाल बहुत आते, इससे सवालों की संख्या काफी रहती है। कि मिनरल न्यूट्रिशन में आप लोग मुख्य तरह से 4 बातों को समझा कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। क्लियर? आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो आप पूछें। कुंदन? यस सर। कोई दिक्कत? क्योंकि छोटा चैप्टर था, खूब बढ़िया समझ में आया या नहीं? सर फिर से एक बार लगता है रीडिंग करना पड़ेगा। करके और अगले दिन हमसे फिर कल जो है सो आप हमसे डिस्कस करें। और क्या मुस्कान, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया। जी, तो जल्दी रीडिंग करिए क्योंकि हाँ बोलिए। सर हम चैप्टर रीड किए थे, कुछ टॉपिक, एक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो डायग्राम दिया है ना एनसीईआरटी में, हाँ उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ठीक है, फिर हम कल डिस्कशन क्लास रखेंगे, उसमें समझा देंगे। पहले तुम हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना। और ये था ना कि हाँ, और कोई पूछ रहा है कि बूसी हैबिटाट,
बूसी हैबिटाट कहने का मतलब है कि पौधा झाड़ी के जैसा हो, झाड़ीदार पौधे को बूसी हैबिटाट कहते हैं। क्लियर है? क्या कृति रानी सर तुम? नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम, हाँ अभी समझा दे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है ना, उसको समझा दें। यस कल सर। कीजिएगा सर। सर अभी कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना कल चलेगा। हो गया, तुरंत कर दिए। थैंक यू सर। आ गए हम लोग वहां पर। यस सर। यही डायग्राम है, ध्यान दो। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। तीन तरह से ये अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा भी ये अमोनिया बनाएगा। इंडस्ट्रियल, जिससे खाद बनता है, उर्वरक, तो फैक्ट्री में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, उससे भी अमोनिया बनेगा। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से नाइट्रेट बनता है, बिजली गिरती है तो उसके साथ नाइट्रेट, इसको तुम लोग केमिस्ट्री में हार्बर प्रोसेस करते हो, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसे कह दिया गया। ये इंडस्ट्रियल हो गया और ये बायोलॉजिकल हो गया। लेकिन ये अमोनिया जो बना, ये अमोनिया केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नहीं बनता। इसके अलावा कुछ मरे जो पौधे या प्लांट्स या एनिमल जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो डेड और डीके प्लांट और एनिमल से भी अमोनिया पैदा करते हैं। तो अमोनिया पैदा करने की दो विधि हो गई, या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, या तो डेड और डीके मैटर से। तो जब डेड और डीके मैटर से अमोनिया पैदा हो तो उसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। तो दो बात हो गई, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन। अब तीसरा बात है कि अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया जब नाइट्रेट में बदलता है तो नाम क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन। और अगर नाइट्रेट, फिर अगर नाइट्रेट क्या हो कि नाइट्रोजन में बदल जाए तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो कई गो बात हो गया? एक नंबर बात यहां हो गया, दो नंबर बात यहां हो गया, तीन नंबर बात यहां हो गया, और चार नंबर बात यहां हो गया। तो इस साइकिल में कितनी बातें हैं? चार बातें हैं। पहला कौन है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो यहां है, अब इसी और दूसरा बात कहां है? यहां है अमोनिफिकेशन। तीसरा बात क्या है? नाइट्रिफिकेशन। और चौथा बात क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। उसी के लिए ये डायग्राम दिए कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेजर स्टेप एंड माइक्रोब इन्वॉल्व। तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर अमोनिया बनाता है तो ये नाम हो गया क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कौन कौन बैक्टीरिया करता है? राइजोबिया, फ्रैंकिया, एजोस्पाइरुलम, क्लैप्सेला, एजोटोबैक्टर, सियानोबैक्टीरिया। अब अमोनिया अगर
नाइट्रेट में बदलता है तो अमोनिया नाइट्रेट में कैसे बदलेगा? पहले ये NO2 बनाएगा, और अमोनिया बदल जाएगा NO2 में, और NO2 बनेगा NO3 में। तो अमोनिया से NO2 में बदलना, ये नाइट्राइट बनना, और यहां से क्या होगा? नाइट्रेट बनेगा। तो देखो अमोनिया क्या कर रहा है? नाइट्राइट बना रहा है, किसके उपस्थिति में? नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रेट क्या कर रहा है? नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल रहा है, किससे? नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो पहला प्रोसेस हो गया क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और दूसरा प्रोसेस क्या हो गया? नाइट्रिफिकेशन, यहां लिखा हुआ है। तो नाइट्रिफिकेशन। अब तीसरा प्रोसेस क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदलना। तो स्यूडोमोनास के द्वारा क्लोस्ट्रीडियम, प्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस। देखो यहां भी ये बात दिया गया है, पहला ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा बात क्या है? अमोनिफिकेशन, तीसरा बात क्या है? दूसरा बात है अमोनिफिकेशन, तीसरा बात क्या है? नाइट्रिफिकेशन, चौथा बात है डीनाइट्रिफिकेशन। आ गया समझ में? यस सर। फिर से पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है कि अभी समझ में आ गया हो, एक बार फिर से किताबों को पढ़ लेना, जहां भी डाउट होगा आप हमारे व्हाट्सएप पर देना, कल सब कुछ बताएंगे। लेकिन कल अगर हम लोग अगले क्लास में आ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस के साथ आएंगे, तीसरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस। ओके सर।